बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 112 यानी 112 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए क्लास के साथ। और आज का जो क्लास जो है वो रिटन स्टेटमेंट यानी जवाब दावा के हवाले से। लास्ट हमने एग्जिबिट किया था फैमिली सूट यानी जो दावा होता है, अगर खुला का हो, मेंटेनेंस का हो, या डावर अमाउंट का हो, डावर आर्टिकल का हो, या कंजुगल राइट्स का हो हस्बैंड की तरफ से। तो जब हम उसका जवाब दावा देते हैं तो वो सेक्शन 9 के हवाले से, वो सेक्शन 9 आज पढ़ेंगे, रिटन स्टेटमेंट यानी जवाब दावा कि उसका जवाब किस तरह दिया जाता है। और आने वाली क्लास में मैं फिर रिटन स्टेटमेंट को एग्जिबिट करूंगा क्लास नंबर 113 में। तो आज हम चलते हैं कि रिटन स्टेटमेंट के हवाले से जो है सेक्शन 9 क्या कहता है। तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 9 जिसका हेडिंग है रिटन स्टेटमेंट, यानी इसको आम लफ्ज में WS भी बोलते हैं। WS का मतलब है रिटन स्टेटमेंट। और इसका जो सब सेक्शन 1 है सेक्शन 9 का, वो कहता है ऑन द डेट फिक्स अंडर क्लास ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। लास्ट में हम सेक्शन 8 पढ़ा था कि जब वो डिफेंडेंट को किस तरह सर्विस किया जाता है, फिर उसमें डेट फिक्स की जाती है। जब सूट इंस्टीट्यूट होता है, सबमिट होता है, तो उसके बाद उसके लिए डेट दी जाती है। तो वो कहते हैं ऑन द डेट फिक्स अंडर क्लास A of subsection 1 of section 8, the plaintiff and the defendant shall appear before the family court, and the defendant shall file his written statement and attach therewith a list of his witness along with the precise of the evidence that each witness is expected to give. ये कहते हैं कि जो डेट फिक्स की गई होती है कि उसको डिफेंडेंट को हाजिर होना है, तो उस डेट पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों हाजिर हो जाएंगे। और उसमें जो डिफेंडेंट होगा वो WS यानी जवाब दावा देगा। अब मसला ये ज़रूरी नहीं है प्रैक्टिकली कि प्लेंटिफ भी आए, लेकिन डिफेंडेंट का होना भी उस वक्त ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वो वकील के थ्रू भी, और उन्होंने वो तमाम डिफेंडेंट जो WS है वो साइन किया हुआ है और वकील वकालतनामा भी उस दे चुके होते हैं जिसमें वो कॉपी ऑलरेडी रिसीव कर चुका होता है, तो फिर उसके बाद जो है वो रिटन स्टेटमेंट जो है वो दाखिल करता है। और ये वही बात करते हैं। और इसके बाद जो इसका सब सेक्शन 1 का A है, तो कहते हैं डिफेंडेंट हस्बैंड में वेयर नो अर्लियर सूट फॉर restitution of conjugal right is pending, claim for a degree of restitution of conjugal right in his written statement to a suit for resolution of marriage or maintenance, which shall be deemed as a plaint and no separate suit shall lie for it. अब ये तो हम उसकी बात करते हैं जब खुला का सूट हस्बैंड का अगेंस्ट हुआ हो। लेकिन अगर हस्बैंड ने जो है डिफेंडेड हस्बैंड में वेयर नो अर्लियर सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज पेंडिंग, अगर उसका कोई रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट हक ज़नाशुई जिसे कहते हैं वो पेंडिंग ना हो, यानी हस्बैंड ने कोई ऐसा दावा ना किया हो कि मेरी बीवी जो है वो मुझसे मेके में बैठी हुई है और उसके अगेंस्ट उसने केस किया, तो वो उसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स बोलते हैं। तो वो अगर पेंडिंग ना हो तो वो फिर उसमें भी जो है वो क्लेम भी कर सकते हैं रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज में। तो वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस भी जो है वो कर सकते हैं, और वो भी प्लेंट कहलाएगा उसकी तरफ से। और उसके लिए सेपरेट सूट जो है वो नहीं फाइल होगा, वो उसी में प्रे करेगा। अगर वो WS देता है तो उसमें वो प्रे कर सकता है और उसमें वो सेपरेट सूट नहीं देंगे। ये जब अमेंडमेंट आए हैं इसमें मैं बताऊंगा, इसके लिए लॉ भी बताऊंगा। ये जो नए जो फिर अमेंडमेंट आए थे 2002 में, उसके बाद ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर दिए गए थे। मैं वो लॉ भी बताऊंगा 2002 के, उससे और भी मजीद जो 2017 तक लॉ है वो सारे बताऊंगा। और उसके बाद 1B जो है डिफेंडेड वाइफ में इन द रिटन स्टेटमेंट टू अ सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट मेक अ क्लेम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब अगर हस्बैंड वो करता है रेस्टिट्यूशन, जिस तरह की वाइफ खुला का केस करती है और हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स ही का केस किया हो, तो फिर उसमें अगर WS में उसकी वाइफ उसके साथ रहना नहीं चाहती और उसने पहले खुला का केस नहीं किया, तो वो फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स केस में अगर WS देती है तो उसमें भी वो खुला क्लेम कर सकती है, और उसके लिए वो फिर सेपरेट कोई सूट फाइल नहीं करेगी। और इसके लिए जो लॉ है 2000 का है CLC और पे 302, और
और इसके बाद 2012 MLD 1918 जब आप ये देख लेंगे तो ये दोनों जो है आपको समझ में आ जाएगा। इसी के एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट नो प्रोविजो टू सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 10 शैल अप्लाई वेयर द डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज टू बी पास्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ खुला। और खुला के लिए जो है, जो इससे पहले हम सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 10 जो ऑलरेडी जो है हम पहले पढ़ चुके थे, वो एप्लीकेबल नहीं होगा उस पे। सेक्शन 4 का सेक्शन 10 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 4 का जो है सब सेक्शन 10 जो था वो कहता है कि वो इस पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये रिटन स्टेटमेंट की बात करते हैं कि सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 10 का जो है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो क्या कहते हैं, 10 का सब सेक्शन 4 जो कहते हैं कि वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वो कहता है इफ नो कंप्रोमाइज और रिकंसिलिएशन इज पॉसिबल द कोर्ट शैल फ्रेम द इशू इन द केस एंड फिक्स अ डेट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। वो इसलिए कहते हैं कि अगर कोई कंप्रोमाइज वगैरह रिकंसिलिएशन नहीं होता है तो फिर जो है कोर्ट जो है इशू फ्रेम करेंगे और आगे एविडेंस के लिए जो है वो डेट फिक्स करेंगे। Or provided that notwithstanding any decision or judgment of any court, tribunal, the family court in a suit for dissolution of marriage, if reconciliation fails, shall pass decree for dissolution of marriage forthwith and shall also restore to the husband the haq mehr received by wife in consideration of marriage at the time of marriage। अब ये भी चीज़ है कि अगर दोनों का प्री ट्रायल फेल हो चुका होता है तो फिर कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है कि वो जो केस है वो मैरिज खुला का जो है वो फेल कर दिया जाए। अगर खुला का केस है तो वो जो है वो उसको ग्रांट कर दिया जाएगा और जो हक मेहर का मसला है वो हल कर दिया जाएगा। वो टू द हस्बैंड एंड शैल आल्सो रिस्टोर टू द हस्बैंड द हक मेहर, और खुला केवल जो हक मेहर है वो उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा, शोहर को दे दिया जाएगा। जो अक्सर आजकल प्रैक्टिस में देखा जाता है कि जैसे प्री ट्रायल फेल हो जाता है खुला में तो खुला ग्रांट कर दी जाती है और हक मेहर का मसला है तो वो उसके लिए, जैसे पहले मैं कह भी चुका हूँ पहले क्लासों में, कि वो कहते हैं कि इन लीव ऑफ डावर अमाउंट में जो है खुला लेना चाहती हूँ, वो डावर अमाउंट जो है वो मैं छोड़ना चाहती हूँ। तो ये जो है वो इसी का 10 का सेक्शन 4 जो बता रहे थे इसका मतलब ये है, प्रोवाइडेड that the proviso of section 4 of section 10 shall apply where the degree of dissolution of marriage is to pass on the ground of खुला। अगर डिग्री उस पर खुला पास होगी तो उसमें ये सब चीज़ें जो है वो अप्लाई होगी। नंबर 2 जो सब सेक्शन 2 है, where a defendant relies upon a document in his possession or power he shall produce it or a copy thereof in the court along with written statement। अब अगर कोई डिफेंडेंट कोई भी हो, डिफेंडेंट मर्द भी हो सकता है औरत भी हो सकती है, अगर औरत की तरफ से पहला केस है या अगर वो रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स शोहर ने किया है तो दोनों जानिब से जो भी वो रिटन स्टेटमेंट देते हैं उसके साथ जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी नथी करेंगे, वो भी देंगे। और सब सेक्शन 3 कहते हैं वेयर ही रिलाइज ऑन any other document not in his possession or power as evidence and support of his written statement, he shall enter such document in a list to be appended to the written statement, giving reason of a relevancy of these documents to the defense in the written statement। और अगर वो किसी भी डॉक्यूमेंट पर रिलाई करते हैं लेकिन वो इसके साथ एट दैट टाइम पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो उसमें वो कर लेते हैं, उसका रीज़न बयान कर लेते हैं कि एट द टाइम ऑफ हियरिंग जो है या एट द टाइम ऑफ एविडेंस जो है वो हम उसको पेश कर लेंगे, उसका हवाला दे सकते हैं और वो फिर ट्रायल के दौरान जो है वो पेश कर सकते हैं। नंबर 4 कॉपी ऑफ द रिटन स्टेटमेंट लिस्ट ऑफ विटनेस एंड प्रिसाइज ऑफ एविडेंस रेफर टू इन सबसेक्शन 1 एंड द डॉक्यूमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 शैल ही गिवन टू द प्लेंटिफ हिज एजेंट और एडवोकेट प्रेजेंट इन द कोर्ट। और जो रिटन स्टेटमेंट जिस तरह प्लेंट की कॉपी डिफेंडेंट को जाती है इसी तरह डिफेंडेंट जब रिटन स्टेटमेंट देता है तो उसमें जो तमाम सेट देते हैं तो एक सेट एक जब जज के लिए देते हैं, एक अपने लिए ओसी यानी ऑफिस कॉपी हो तो एक टीसी करके ट्रू कॉपी वो अदर साइड को यानी प्लेंटिफ साइड को भी वो कॉपी देंगे ताकि वो भी इससे बाखबर हो जाए, आगे जाके इश्यूज फ्रेम हो जाए और एक कॉपी उनको भी दे दी जाएगी। जैसे कि डिफेंडर को एक कॉपी मिलती है इसी तरह प्लेंटिफ को भी फिर डिफेंडेंट की तरफ से कॉपी मिलेगी।
और इसी तरह सब सेक्शन 5 कहता है सेक्शन 9 का, इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू अपीयर ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द फैमिली कोर्ट फॉर हिज अपीयरेंस, और अगर डिफेंडेंट जो डेट दी गई है कोर्ट की तरफ से उस पर नहीं आता है, तो फिर इसका सब 5 का सब सेक्शन ए है, इफ इट इज प्रूव्ड दैट द समन और नोटिस वाज ड्यूली सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट द फैमिली कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टी, और ये साबित हो जाए कि उस पे नोटिस हुआ है लेकिन वो जानबूझ के नहीं आ रहा है, तो कोर्ट जो है वो एक तरफा फैसले एक्स पार्टी का ऑर्डर करेगी। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन बशर्त यह कि वेयर द फैमिली कोर्ट हैज एडजॉर्न्ड द हियरिंग ऑफ द suit ex party and the defendant at or before such hearing appears and assign good cause for his previous non-appearance, he may upon such term as the family court directs he be heard and answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance। लेकिन अगर वो appear होता है और कोई good cause देता है, तो फिर कोर्ट जो है उसकी एडजॉर्न जो है वो गैरहाजिरी जो एडजॉर्न भी कर सकती है। इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड दैट द डिफेंडेंट वाज ड्यूली सर्व्ड एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8, द फैमिली कोर्ट शैल इशू फ्रेश समन, और अगर ऐसा कहीं जाहिर हो जाए कि उसको सही तरीके से इतला नहीं गई है, तो फिर कोर्ट उस पर फ्रेश समन भी जो है वो भेज सकती है। और इसका सब सेक्शन 6 कहता है, इन एनी केस इन विच अ डिग्री इज पास्ड एक्स पार्टी, किसी भी केस में अगर एक तरफा कोई डिग्री पास हुई है अगेंस्ट अ डिफेंडेंट मुदाले के खिलाफ अंडर दिस एक्ट, यानी इसी फैमिली कोर्ट एक्ट के मुताबिक, ही में अप्लाई विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ अ नोटिस अंडर सब सेक्शन 7 ऑफ द पासिंग, ही में अप्लाई विद इन 30 डेज, वो 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकता है, सर्विस के जो एक्स पार्टी उसको सर्विस जो जाती है तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर पासिंग ऑफ द डिग्री टू द कोर्ट फैमिली विच द डिग्री वाज पास फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड, कि वो इस डिग्री को सेट असाइड करने के लिए वो 30 दिनों के अंदर अंदर आ सकता है। एंड इफ ही सेटिस्फाइज द कोर्ट फॉर दैट ही वाज नॉट ड्यूली सर्व, और कोर्ट को वो सेटिस्फाई करता है कि मुझ पे अच्छे तरीके से सर्विस नहीं हुई थी या फिर मुझ पे सर्विस ही नहीं हुई थी, और दैट ही वाज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम अपीयरिंग, या किसी खास वजह से वो नहीं अपेयर हुए हैं, व्हेन द सूट वाज हर्ड और कॉल्ड फॉर हियरिंग, और इस दौरान ये केस सुना गया, द फैमिली कोर्ट शल आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द प्लेंटिफ एंड ऑन सच टर्म एज टू कॉज एज इट डीम फिट, तो फिर वो प्लेंटिफ को दोबारा नोटिस जाएगा, बुलाएंगे, मेक एन ऑर्डर फॉर सेटिंग असाइड द डिग्री, और डिग्री का जो है प्लेंटिफ को बुला के उस पर सर्व कर नोटिस करके फिर डिग्री को सेट असाइड किया जाएगा, क्योंकि उसमें भी वो भी फिर उस पर ऑब्जेक्शन प्लेंटिफ साइड भी दे सकती है, उसके बाद दोनों को सुन के फिर आगे से जाके प्रोसीडिंग को फिर से शुरू किया जा सकता है। इसमें भी बशर्त यह कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिग्री इज ऑफ अ सच अ नेचर दैट इट कैन नॉट बी सेट असाइड, लेकिन अगर डिग्री इस नेचर को उसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता अगेंस्ट सच डिफेंडेंट ओनली, और सिर्फ उसी एक डिफेंडेंट, और उसमें कई 3-4 डिफेंडेंट उसमें से एक आता है, इट में बी सेट असाइड अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द अदर डिफेंडेंट ऑल्सो, तो ये फिर किसी एक के अगेंस्ट सेट असाइड हो सकती है या फिर सब के अगेंस्ट भी, लेकिन वो डिग्री को देखा जा सकेगा कि डिफेंडेंट, यानी डिफेंडेंट एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वालिदा के साथ बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चों के साथ वालिदा भी हो सकती हैं, तो ये भी सूरत हाल हो सकती हैं। और सब सेक्शन 7 बोलता है 9 का, द नोटिस ऑफ पासिंग ऑफ द एक्स पार्टी डिग्री रेफर टू इन सब सेक्शन शैल बी सेंट टू द डिफेंडेंट बाय द फैमिली कोर्ट टुगेदर विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिग्री within 3 days of the passing of the degree, और एक्स पार्टी का जो डिग्री होता है वो जो है 3 दिन जब डिग्री पास हो जाती है तो सर्टिफाइड कॉपी जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो डिफेंडेंट के पते पे भेज दिया जाएगा। वैसे भी इससे पहले भेज चुका होता है, जबकि वो नहीं आया होता है या डेलिबरेटली किसी वजह से वो नहीं आता है, तो फिर भी उसको भेज दिया जाएगा थ्रू कोरियर सर्विस या किसी और मोड के जरिए। और इसका जो आखिरी सेक्शन है 8 जो है वो सब सेक्शन 9 का WS का, वो सर्विस ऑफ नोटिस एंड इट्स कंप्लीमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 7 shall be deemed to be due service of the notice and degree on the defendant, और ये जो सब चीजें हैं ये जो है डिफेंडेंट पे सर्विस किया जाएगा, और ड्यूली जो है shall be deemed to be ड्यू सर्विस ऑफ द नोटिस एंड डिग्री, और ये ऐसे तस्वर किया जाएगा कि वो उस पर सर्विस हो चुकी है। तो ये जो है
रिटन स्टेटमेंट सेक्शन 9 के सब सेक्शन 7 और 8 तक हमने पढ़ लिए। और ये जो 7 और 8 के जो सेक्शन है, ये जो है ये सब सेक्शन 7 और 8 जो है ये कब ऐड हुए थे? ये जो है 1/10/2002 में, जो 2002 में अमेंड हुआ था ऑर्डिनेंस में, जो अमेंडमेंट आई थी 2002 में, ये सब सेक्शन 7 और 8 उस वक्त इसमें ऐड कर दिए गए थे। इससे पहले 7 और 8 नहीं थे। और इस पे अगर रिटन स्टेटमेंट सेक्शन 9 को आपने थोरोली पढ़ना है और उसको समझना है, तो ये कुछ अथॉरिटीज़ हैं, कम से कम 4 अथॉरिटीज़ हैं। अगर आप इसको ज़हन नशीन कर लें तो आपको पूरे अच्छे तरीके से इस केस को, फैमिली कोड को, रिटन स्टेटमेंट को और तमाम इसको समझ सकते हैं। ये नोट कर लें। पहला है PLD 2012 लाहौर पेज 418। रिपीट कर रहा हूँ, PLD 2012 लाहौर पेज 418। और उसके बाद है 2011 YLR पेज 2231 यानी 2231। रिपीट कर रहा हूँ, 2011 YLR पेज 2231 यानी 2231। और उसके बाद जो अथॉरिटी है 2017 है, वो जो है CLC है और नोट है, इसका पेज जो है वो 22 है यानी 22। और इसी तरीके से इसके बाद जो है वो 2012 है CLC 1361 यानी 2017 CLC पेज 22 और 2012 CLC पेज 1361। अगर आप ये अथॉरिटी पढ़ लें और ज़हन नशीन कर लें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से WS और प्लेंट के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले क्लास के लिए हम आगे जाएंगे और WS की ये जो किस तरीके से, जैसे मैंने प्लांट को एग्जिबिट किया था, मैंने टेंडर किया था, आप लोगों के सामने पेश किया था, इसी तरीके से आज वो जो है एग्जिबिट हम करेंगे, आपके सामने जो है वो लाएंगे और WS का पूरा तरीक़ेकार जो है वो हम आपके सामने लाएंगे, शो करेंगे, आपको बताएंगे कि WS किस तरह बनता है, कैसे इसके साथ दीगर डॉक्यूमेंट्स जो है वो नती किया जाता है, कैसे लिस्ट ऑफ विटनेसेस के साथ दिया जाता है और इस तरह कैसे इसको बनाया जाता है, वो आने वाले क्लास में इंशाल्लाह क्लास नंबर 13 में आपके सामने पेश करूंगा। आज के लिए इतना ही। लेकिन जाते जाते मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और इसको कमेंट्स करें, लाइक भी करें। लेकिन आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।